अगले कुछ हफ्तों में विला मीरा केवल एक घर नहीं बल्कि उनके साझा सपनों की प्रयोगशाला बन गया। लेकिन उस रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, घर के अंदर का तापमान किसी और ही वजह से बढ़ रहा था। पार्टी और शोर शराबे से दूर विला मीरा का कोना कोना अब उनकी अपनी खुशबू से महक रहा था। अवनी ने खिड़की के पास खड़े होकर बारिश की गिरती बूंदों को देखा, लेकिन उसकी पीठ पर देवराज की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। देवराज ने आगे बढ़कर उसके रेशमी बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन के उस संवेदनशील हिस्से पर अपने होंठ रख दिए। अवनी की एक दबी हुई आह निकली। देवराज, अभी तो हमने ड्राइंग बोर्ड पर कल का प्लान फाइनल करना था, उसने मुड़ते हुए शरारत से कहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरा निमंत्रण था। देवराज ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए दीवार से सटा दिया। आज रात कोई पेन, कोई स्केल और कोई मापन नहीं होगा अवनी। आज रात सिर्फ सिमेट्री होगी, हमारे दिलों की और हमारे जिस्मों की। उसने अवनी की ओपल वाली अंगूठी को अपने होठों से छुआ और फिर धीरे धीरे उसके कंधे से खिसकती हुई स्ट्रैप को नीचे गिरा दिया। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा स्पेशल फ्रीडम हूं, तो आज उस आज़ादी को पूरी तरह महसूस करो। उनका चुंबन इस बार धीमा नहीं था, इसमें उस बारिश की तरह ही एक वेग था, एक अधिकार था। देवराज के हाथ अवनी की कमर के कर्व्स को ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती नक्काशी हो। अवनी ने भी अपनी उंगलियां देवराज के बालों में फंसा दी, उसे और करीब खींचते हुए। हर दीवार गिर चुकी है देवराज, अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया। अब मेरे और तुम्हारे बीच हवा की भी जगह नहीं बची है। कमरे की मध्यम रोशनी में उनकी परछाइयां दीवारों पर एक दूसरे में विलीन हो रही थीं। जब वे बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में समाये तो वो केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि उस स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का जश्न था जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। हर स्पर्श एक वादा था और हर धड़कन उस नए ब्लूप्रिंट की गवाह थी जिसे उन्होंने अपने जुनून से सींचा था। उस रात विला मीरा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया, एक ऐसा अध्याय जहां प्यार का कोई अंत नहीं था और जहां हर डिजाइन केवल एक दूसरे के समर्पण से पूरा होता था। अगली सुबह की ताजगी ने उनके रिश्ते में एक नई कोमलता भर दी थी। विला मीरा अब केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं था, वो उनके अटूट प्रेम का जीवित प्रमाण बन चुका था। यहाँ कहानी का अगला गहन और रोमांटिक भाग है। धूप की पहली किरण और अनंत आलिंगन। बारिश थम चुकी थी और सुबह की सुनहरी धूप विला मीरा की बालकनी से छनकर अंदर आ रही थी। देवराज की आंखें खुलीं तो उसने पाया कि अवनी अब भी उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। उसकी बिखरी हुई जुल्फें देवराज के सीने पर एक बेतरतीब लेकिन खूबसूरत डिजाइन बना रही थीं। देवराज ने बहुत धीरे से उसके माथे को चूमा। अवनी ने अपनी आंखें खोली और उसकी मुस्कुराहट में वो सुकून था जो केवल पूर्णता से आता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड टू बी, उसने अपनी आवाज की गहराई से देवराज के दिल की धड़कन बढ़ा दी। देवराज ने उसे और कसकर अपने करीब खींच लिया, उनकी त्वचा के बीच की गर्माहट फिर से एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करने लगी। सुबह इतनी हसीन होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे विला मीरा का हर कोना आज मुस्कुरा रहा है। उसने अवनी के कान के पीछे फुसफुसाते हुए कहा, कल रात हमने जो नींव रखी है वो सदियों तक कायम रहेगी। लेकिन अवनी, मुझे लगता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में अभी एक इमरजेंसी फीचर की कमी है। अवनी ने शरारत से भौहें सिकोड़ी। और वो क्या है? देवराज ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, असीमित स्पर्श। एक ऐसा अनुबंध जिसमें हम हर दिन हर घंटे एक दूसरे को फिर से जीतेंगे। उसने धीरे से अवनी के निचले होंठ को अपने अंगूठे से सहलाया और फिर झुककर एक ऐसा चुंबन दिया जो सुबह की चाय से कहीं ज्यादा ताज़ा और नशीला था। उस चुंबन में भविष्य के हजारों वादे छिपे थे। अवनी ने अपना हाथ देवराज के सीने पर रखा, जहां उसकी धड़कनें किसी जीत के नगाड़े की तरह बज रही थीं। तुम जानते हो देवराज, अवनी ने सांसें टकराते हुए कहा, आर्किटेक्चर में हम रोशनी का इस्तेमाल जगह को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, लेकिन तुमने मेरी आत्मा के अंदर वो रोशनी जला दी है जिसके बाद मुझे अब किसी और चिराग की जरूरत नहीं। देवराज ने उसे गोद में उठा लिया और बालकनी की ओर ले गया, जहां पूरी दुनिया उनके सामने फैली थी, लेकिन उनकी दुनिया उसे एक आलिंगन में सिमटी हुई थी। धूप की उनकी नग्नता को नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई को चमका रही थी दो इंसान जो अब एक ही ब्लूप्रिंट का हिस्सा थे। सूरज अब पूरी तरह से ऊपर आ चुका था, लेकिन विला मीरा के भीतर का माहौल अभी भी पिछली रात के जुनून की खुमारी में डूबा हुआ था। देवराज और अवनी के लिए समय जैसे ठहर गया था। यहाँ आपकी कहानी का अगला बोल्ड और रोमांटिक भाग है। दो आत्माओं का अटूट समन्वय। देवराज ने अवनी को बालकनी के पास लगे कांच के दरवाजे के सहारे धीरे से रोका। बाहर की दुनिया जाग रही थी, लेकिन इस पारदर्शी दीवार के पीछे वे दोनों अपने ही एक निजी ब्रह्मांड में थे। अवनी की त्वचा पर सूरज की रोशनी और देवराज की उंगलियों का स्पर्श एक साथ पड़ रहा था, जिससे वो सिहर उठी। देवराज ने उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेटे और उसे पीछे से खुद में पूरी तरह भींच लिया। अवनी,
तुमने कल रात कहा था कि कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। उसने उसकी गर्दन के संवेदनशील हिस्से पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए फुसफुसाया। तो आज ये कांच भी हमारे बीच एक बाधा जैसा लग रहा है। उसने अवनी को धीरे से घुमाया और उसकी आंखों में देखा, जहां जुनून की आग अब भी दहक रही थी। अवनी ने देवराज की शर्ट के बटनों को खोलते हुए अपनी उंगलियां उसके मजबूत सीने पर फिराईं। एक आर्किटेक्ट हमेशा ये देखता है कि संरचना कितनी दबाव झेल सकती है। उसने नीचे से ऊपर देखते हुए चुनौती दी। उसकी आवाज में एक मादक खुरदरापन था। तो देवराज, आज देखते हैं कि तुम्हारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की सीमा क्या है। देवराज ने उसे झटके से अपनी ओर खींचा और उसका जवाब एक ऐसे चुंबन से दिया जो पहले से कहीं ज्यादा उग्र और मांगने वाला था। उनके शरीर एक दूसरे के साथ ऐसे गुंथ गए जैसे वे एक ही सांचे में ढले हों। कमरे में बिखरे हुए कागजात और ब्लूप्रिंट्स फर्श पर गिर रहे थे, लेकिन अब उन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण नक्शा एक दूसरे का शरीर था। देवराज के हाथ अवनी के बदन के हर मोड़ और हर ढलान को ऐसे तलाश रहे थे जैसे वो कोई खोया हुआ खजाना हो। जब उसने अवनी को फिर से बिस्तर की रेशमी चादरों पर लिटाया तो अवनी ने उसकी पीठ को अपने नाखूनों से जकड़ लिया। तुम मेरा सबसे साहसी डिजाइन हो देवराज, उसने भारी होती सांसों के बीच कहा। उस सुबह का समागम पिछली रात से भी ज्यादा गहरा था। ये केवल प्यास बुझाने जैसा नहीं था, बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व को पूरी तरह से आत्मसात कर लेने जैसा था। विला मीरा गवाह था कि कैसे दो पेशेवर प्रतिद्वंद्वी अब एक दूसरे के सबसे बड़े समर्पण बन चुके थे। उनके जिस्मों की लय उस संगीत की तरह थी जो किसी भी पुराने म्यूजिक बॉक्स की गूंज से कहीं ज्यादा मधुर और शक्तिशाली थी। जब वे अंततः शांत हुए तो वे सिर्फ थके हुए नहीं थे, वे पुनर्निर्मित थे। शादी की तारीख नजदीक थी, लेकिन विला मीरा के एकांत ने उन्हें सब्र करने का मौका नहीं दिया। उस शाम घर का माहौल किसी पुराने वाइन की तरह नशीला और गहरा था। सूरज ढल चुका था और विला मीरा के मास्टर स्वीट में केवल मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी। देवराज ने अवनी को एक ऊंची मेज पर बिठाया, ठीक वैसे ही जैसे उस रात बेसमेंट में बिठाया था, लेकिन आज उनके बीच कोई हिचकिचाहट नहीं थी, केवल एक दूसरे को पाने की बेताब भूख थी। अवनी ने देवराज की आंखों में देखते हुए अपनी सिल्क की ड्रेस की डोरी को ढीला किया। देवराज, एक बिल्डिंग तब तक अधूरी है जब तक उसमें रहने वाली रूह उसे महसूस न करे, उसने अपनी आवाज को एक गहरे संगीत में ढालते हुए कहा। आज मुझे पूरी तरह महसूस करो। देवराज ने उसके घुटनों से होते हुए अपनी हथेलियां ऊपर की ओर सरकाईं। अवनी की त्वचा के रेशमी एहसास ने उसके दिमाग के सारे नियंत्रण तोड़ दिए। उसने झुककर अवनी के होठों को ऐसे जकड़ा जैसे वो उसका सारा अस्तित्व पी जाना चाहता हो। अवनी की कमर देवराज के स्पर्श से धनुष की तरह तन गई और उसकी उंगलियां देवराज के बालों में कस गईं। तुम मेरी सबसे बड़ी लत हो अवनी, देवराज ने चुंबन के बीच ही भारी आवाज में कहा। उसने अवनी को मेज से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसे खिड़की के पास ले गया, जहां बाहर का अंधेरा उनकी गोपनीयता का पहरेदार था। आज रात मैं तुम्हारे बदन के हर उस कॉर्नर को एक्सप्लोर करना चाहता हूं जिसे हमने अब तक केवल ब्लूप्रिंट्स में छोड़ा था। जब कपड़े फर्श पर गिरे तो चांदनी ने उनके शरीरों को चांदी की परत से ढक दिया। देवराज ने अवनी को दीवार से सटाकर उसके गले और कंधों पर अपने दांतों से हल्के निशान छोड़े, जो प्यार और अधिकार की मुहर थे। अवनी की सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। उसने देवराज के कान के पास फुसफुसाया, कोई सीमा नहीं देवराज, आज हमें एक दूसरे में इस तरह खोना है कि कोई ब्लूप्रिंट हमें अलग न कर सके। उनकी धड़कनें अब एक लय में थीं, तेज, उग्र और बेकाबू। जब वे बिस्तर के मखमली एहसास में एक हुए तो वह किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। उनके शरीर का हर घर्षण, हर खिंचाव उनके रिश्ते की संरचनात्मक ईमानदारी को एक नई ऊंचाई दे रहा था। वो रात केवल प्यार की नहीं थी, वो विला मीरा के दो आर्किटेक्ट्स द्वारा रचे गए सबसे महान और सबसे निजी मास्टरपीस की रात थी। सुबह तक वे दोनों उस स्पेशल फ्रीडम को पा चुके थे जिसका वादा उन्होंने बेसमेंट में किया था। रात गहरी हो चुकी थी और कमरे में केवल देवराज की भारी होती सांसों और अवनी की चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही थी। अवनी ने आईने के सामने खड़े होकर अपने गहने उतारने शुरू किए, लेकिन देवराज की आंखों ने उसे आईने के जरिए ही स्कैन करना शुरू कर दिया। वो पीछे से आया और अपनी हथेलियां अवनी के पेट पर रखते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। कल दुनिया हमें एक नाम देगी, अवनी, देवराज ने उसके कान के पास अपनी गर्म और कंपकंपाती आवाज में कहा। लेकिन आज रात हम सिर्फ दो आदिम ऊर्जाएं हैं जिन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं। उसने अवनी के ब्लाउज की डोरियों को एक एक कर ढीला किया। जैसे जैसे कपड़ा नीचे खिसका, देवराज की उंगलियां उसकी रीढ़ की हड्डी पर एक सिहरन पैदा करती गईं। अवनी ने अपनी गर्दन पीछे झुका दी, जिससे उसका पूरा गला देवराज के सामने एक खुली किताब की तरह आ गया। आज रात का डिजाइन सबसे कठिन है देवराज, अवनी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, क्योंकि इसमें तुम्हें मेरे रूह के उस हिस्से तक पहुंचना है जहां आज तक कोई नहीं गया। देवराज ने उसे झटके से घुमाया और अपनी बाहों में उठाकर सीधे बिस्तर के बीचों बीच ले गया।
उसने अवनी के ऊपर झुकते हुए उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में कैद कर लिया। उनका चुंबन इस बार केवल शारीरिक नहीं था, इसमें एक प्यास थी, एक ऐसी मांग थी जो उनके अस्तित्व की नींव हिला रही थी। देवराज के हाथ अवनी के शरीर के हर वक्र को ऐसे माप रहे थे जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण इमारत की फिनिशिंग कर रहा हो। तुम मेरी सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हो, देवराज ने उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंचते हुए फुसफुसाया। अवनी ने उसकी पीठ को अपने पैरों से लपेट लिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। कपड़ों की हर परत के हटने के साथ उनके बीच का ब्लूप्रिंट और भी साफ होता गया, एक ऐसा नक्शा जहां केवल प्रेम, पसीना और बेतहाशा जुनून की जगह थी। जब वे अंततः एक हुए तो विला मीरा की दीवारें उनके समर्पण की गवाह बनी। वो मिलन किसी कलाकृति के पूर्ण होने जैसा था, सटीक, सुंदर और अत्यंत शक्तिशाली। उस रात उन्होंने न केवल एक दूसरे के शरीर को जीता बल्कि एक दूसरे की आत्माओं को हमेशा के लिए सील कर दिया। चांदनी खिड़की के पर्दों को चीरती हुई अवनी की रेशमी त्वचा पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी संगमरमर की तराशी हुई मूरत जैसी लग रही थी। देवराज ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया और उसके कानों के पास किसी मंत्र की तरह फुसफुसाया। अवनी, आज रात मैं तुम्हें सिर्फ एक आर्किटेक्ट की नज़र से नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की नज़र से देख रहा हूं जो तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम्हारी हर सांस मेरा नया ब्लूप्रिंट है। उसने अवनी को धीरे से पलंग के सिरहाने से सटा दिया। देवराज के हाथ अवनी की जांघों से होते हुए ऊपर की ओर सरके, जहां उत्तेजना और समर्पण का एक अद्भुत संगम था। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और देवराज के मजबूत कंधों को अपने नाखूनों से जकड़ लिया। देवराज, मुझे इस तरह अपना बना लो कि मेरा अपना कोई अलग अस्तित्व न रहे, उसने भारी सांसों के बीच अपनी इच्छा प्रकट की। देवराज ने झुककर उसके वक्ष और पेट के बीच की उस कोमल जगह पर अपने गर्म होठों से एक डिजाइन उकेरना शुरू किया, जिससे अवनी का पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह कांप उठा। उनकी नग्नता अब केवल कपड़ों का अभाव नहीं थी, वो उनके बीच के हर डर और हर रहस्य का अंत थी। कमरे की हवा उनके पसीने और जुनून की खुशबू से भारी हो गई थी। ये हमारी संरचनात्मक एकता का सबसे ऊंचा शिखर है, देवराज ने अपनी आवाज में एक अधिकारपूर्ण गहराई लाते हुए कहा। उसने अवनी के पैरों को अपनी कमर के चारों ओर और कस लिया, जिससे उनके बीच की दूरी पूरी तरह समाप्त हो गई। जब वे एक दूसरे की गहराइयों में डूबे तो ऐसा लगा जैसे विला मीरा की नींव भी उस थरथराहट को महसूस कर रही हो। उस रात का समागम कोई साधारण मिलन नहीं था, ये एक लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट था जिसे उन्होंने अपने जिस्मों के पसीने और आत्माओं के समर्पण से साइन किया था। अवनी की सिसकियां और देवराज की भारी आवाज ने कमरे के हर कोने को भर दिया, और अंततः जब वे चरम आनंद की स्थिति में एक हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अब दो अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक संपूर्ण मास्टरपीस बन चुके थे। सुबह की रोशनी जब उनके उलझे हुए शरीरों पर पड़ी तो वे जानते थे कि अब कोई भी भूकंप या आंधी उनके इस साझा निर्माण को हिला नहीं सकती। भोर की धुंधली रोशनी खिड़की से अंदर झांक रही थी और कमरे में फैली चंदन और उनके जिस्मों की महक एक नशीला मिश्रण बना रही थी। अवनी, जो अभी अभी देवराज के आलिंगन से थोड़ी ढीली हुई थी, ने फिर से उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो सुबह की ठंडक को भी झुलसा सकती थी। अभी सूरज पूरी तरह नहीं उगा है देवराज, अवनी ने उसकी शर्ट के बचे हुए धागों को अपनी उंगलियों से छेड़ते हुए कहा। हमारी डिजाइन मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। देवराज ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया और उसे अपने शरीर के ऊपर इस तरह खींच लिया कि उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे में टकराने लगीं। अवनी, तुम जानती हो कि एक बार जब मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता हूं तो मैं उसकी हर गहराई तक जाना पसंद करता हूं, उसने अपनी आवाज को एक अधिकारपूर्ण स्तर पर ले जाते हुए कहा। उसने अवनी को बिस्तर पर उल्टा लिटाया और उसकी नग्न पीठ पर अपने होठों से एक लंबी जलती हुई लकीर खींच दी। अवनी के मुंह से एक तीखी आह निकली और उसने चादरों को मुट्ठी में भींच लिया। देवराज का स्पर्श किसी कुशल मूर्तिकार की तरह था, वो उसके शरीर के हर वक्र को ऐसे पूज रहा था जैसे वो कोई पवित्र कलाकृति हो। आज रात हमने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, देवराज ने उसके कान के पास फुसफुसाया, जबकि उसके हाथ अवनी की जांघों के संवेदनशील हिस्सों को सहला रहे थे। वो दुनिया की किसी भी इमारत से ज्यादा मजबूत है। इसे तोड़ने के लिए पूरी कायनात को झुकना पड़ेगा। अवनी ने घूमकर उसे फिर से अपने नीचे दबा लिया। उसके बाल देवराज के चेहरे पर एक पर्दे की तरह गिर रहे थे। तो फिर इसे पूरी तरह सील कर दो देवराज, मुझे अपनी सांसों में कैद कर लो। उनका अगला मिलन पिछली रात के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाला था। ये तेज, उग्र और पूरी तरह से बेकाबू था। कपड़ों का नामो निशान नहीं था और उनकी त्वचा के बीच घर्षण से पैदा हुई गर्मी कमरे के तापमान को बढ़ा रही थी। वे अब सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वे दो आर्किटेक्ट थे जो अपने जीवन की सबसे ऊंची और सबसे साहसी इमारत को जुनून के पसीने से सींच रहे थे। जब सूरज की पहली किरण ने उनके पसीने से चमकते शरीरों को छुआ तो वे थककर एक दूसरे में सिमट गए। उन्होंने एक ऐसी नींव डाल दी थी जिस पर अब वे अपनी पूरी जिंदगी का महल खड़ा करने के लिए तैयार थे।